हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बांसल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, जो आपके आपको हर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल रहेंगे। हर क्वेश्चन को, जैसा कि आप पिछली क्लासों में देखते आ रहे हो, कि बड़ा ही हम लोग एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है उनके साथ देख पा रहे हैं। तो इस जो क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी बहुत सारे फैक्ट्स के साथ आप देखेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन निकालने की, जितना का अपने के पास टाइम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए जरा। हाँ जी, द मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर गंगा विच फ्लोज बियॉन्ड फरक्का इज नोन एज। बात गंगा रिवर की हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गंगा रिवर के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं सर, जो गंगा रिवर है ये भारत की नेशनल रिवर है। ठीक है ना, ये जो गंगा रिवर है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है, या इसको आप नेशनल रिवर कहेंगे। बात आती है सर, इसको नेशनल रिवर डिक्लेयर कब किया गया? तो आप सभी ने बताना है 4 नवंबर सन 2008। 4 नवंबर सन 2008 को भारत की ये राष्ट्रीय नदी डिक्लेयर की गई, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आपने बताना है ये गंगा है, लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसकी जो लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है ना, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात आती है सर, गंगा जो नदी है, बेसिक तो जो है काफी बड़ा टॉपिक है ये, बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। उत्तराखंड से ना एक ग्लेशियर है सतोपंथ, और वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और एक ग्लेशियर है जिसका नाम आप सभी जानते हैं, गंगोत्री कह सकते हैं, गोमुख कह सकते हैं, और वहां से एक नदी निकलती है भागीरथी। और ये दोनों नदी आकर कहाँ मिलती है बेटा? देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। और देवप्रयाग नामक स्थान पर जब भागीरथी और अलकनंदा, मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो देवप्रयाग नामक एक स्थान है, देवप्रयाग। वैसे तो प्रयाग क्या कहा जाता है? प्रयाग दो नदियों के मिलन को ही प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, आपने बताना देवप्रयाग नामक स्थान है, और ये कहां पर है बेटा? उत्तराखंड के अंदर है। और यहां पर दो नदियों का मिलन होता है। एक नदी का नाम है भागीरथी, एक नदी का नाम है भागीरथी, और एक नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। ठीक है ना, भागीरथी और अलकनंदा। जब इन दोनों रिवर का मिलन होता है देवप्रयाग नामक स्थान पर, तो इसके बाद, यानी इस पॉइंट के बाद जो आगे रिवर चलती है, इसका नाम क्या है? गंगा। ठीक है ना, इसका नाम आपने क्या बताना है? गंगा। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ये उत्तराखंड से निकलकर फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार से फिर जाती है झारखंड के अंदर, और झारखंड से जाती है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद कहां जाती है बेटा? बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है ना, बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल, यानी बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और सबसे लंबा जो ड्रेनेज एरिया है, सबसे जो लंबा बहाव क्षेत्र है, वो किस नदी का है? तो आपने बताना सर गंगा रिवर का है। उसके बाद अगर आप बात करें नेम इन बांग्लादेश, नेम इन बांग्लादेश, अगर क्वेश्चन आ गया कि इसका बांग्लादेश में नाम क्या है, तो आपने बताना सर बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। ठीक है ना, बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो आपने बताना है पद्मा। अच्छा, इसको सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। इसको सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर कहा जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक बात, कि गंगा रिवर का पानी जो है कभी खराब नहीं होता। ठीक है ना, गंगा रिवर का पानी क्या है? कभी खराब नहीं होता। वजह क्या है? तो इसका साइंटिफिक कारण ये बताया जाता है कि इस रिवर के पानी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना, इसके पानी में एक वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज के नाम से, और ये बैक्टीरियोफेज का मतलब ही क्या होता है? बैक्टीरिया को मारने वाला। तो ये जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं इनको मार देता है, और जिसकी वजह से वो पानी जो है कभी खराब नहीं होता। ठीक है ना, तो आपने एक बात याद रखनी है कि सर बताइएगा, एक कोलीफॉर्म नामक एक बैक्टीरिया होता है, कोलीफॉर्म, जो क्या करता है? पानी को पॉल्यूटेंट करता है। आपने देखा होगा कि बोतल में पानी भर के रखते हैं हम घरों से, और वो थोड़े टाइम के बाद उसमें स्मेल आने लग जाती है, पानी वो खराब हो जाता है। ठीक है ना, तो ये किसके कारण होता है? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के कारण होता है। और बैक्टीरियोफेज क्या करता है? स्वतः ही इस बैक्टीरिया को मार देता है, जिसकी वजह से गंगा रिवर के जो पानी में ये बैक्टीरिया नेचुरली रूप से पाया जाता है, जिस वजह से गंगा रिवर का पानी कभी खराब नहीं होता। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही गंगा रिवर पहुंचती है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है ना, तो ये जो कलकत्ता है, जो हुगली रिवर है, वो गंगा रिवर का ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। जो आपने सुना होगा कि कोलकाता जो शहर है वो हुगली रिवर के किनारे है, तो ये जो हुगली रिवर है ना, ये गंगा से ही निकली है, और कोलकाता इसके किनारे बसा हुआ है। जैसे गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में गिरने वाली होती है, तो वहां पर एक बैराज बनाया गया, बैराज। ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? फरक्का बैराज। अगर क्वेश्चन आएगा फरक्का बैराज कहां पे है,
सबसे पहला तो बैराज क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां नदी का या नदी पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहां से पानी को कंट्रोल किया जाता है या पानी के बहाव को मोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो गंगा रिवर के पानी को बहाव को मोड़ने के लिए वेस्ट बंगाल में जब ये बांग्लादेश में जब ये रिवर प्रवेश करती है तो उससे पहले ये बैराज बनाया गया जिसको फरक्का बैराज बोला जाता है। और ये फरक्का बैराज जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा रिवर के पानी को लेकर विवादित भी है, कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। तो आपने बताना है फरक्का बैराज कहां पर है, तो आपने बताना सर वेस्ट बंगाल में है। और किस रिवर पे बनाया गया फरक्का बैराज, तो आपने बताना सर द मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर गंगा विच फ्लोज बियॉन्ड फरक्का इज नोन एज, यानी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अपना बांग्लादेश हुआ और ये अपना वेस्ट बंगाल हुआ और ये अपना फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज के बाद में जैसे रिवर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, इसका नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि नेम इन बांग्लादेश, तो गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता है, पद्मा। यानी गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस रूप से जाना जाता है, पद्मा के रूप से जाना जाता है। और इसका जवाब क्या आएगा बेटा, 3 नंबर आएगा, ठीक है ना। बात समझे सारे, सभी को क्लियर हो पाई ये बात, ठीक है ना। तो आपने बताना फरक्का बैराज कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और इसको नेशनल रिवर कब डिक्लेयर किया गया, 4 नवंबर 2008 को। सबसे लंबी रिवर है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे लंबा ड्रेनेज एरिया है, बहाव क्षेत्र सबसे लंबा है इसका, ठीक है ना। और इसको सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज थाटेगढ़ बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। ये क्वेश्चन आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना है। थाटेगढ़ एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, और ये कहां पर है, तो आपने बताना है स्टेट केरला में है, ठीक है ना। आपने स्टेट का नाम क्या बताना है सर, केरला बताना है। आपको मैं बता दूं केरला में बहुत सारे नेशनल पार्क है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिस एरिया के अंदर फ्लोरा एंड फोना यानी पशु पक्षी जीव जंतु इनकी प्रजातियों को बचाया जाता है। प्रोटेक्टेड एरिया होता है और जिसमें आम लोगों का आना जाना प्रतिबंधित होता है, विद परमिशन ही वहां पर आया जाया जा सकता है नेशनल पार्क के एरिया में। आपको मैं बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन आए सर कौन कौन से नेशनल पार्क है केरला के अंदर, देखेंगे आप नेशनल पार्क केरला में कौन कौन से है। एक तो आपने बताना सर अन्नामुडी वैसे माउंटेन पीक भी है, ठीक है ना। और इस साउथ इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है जिसका नाम है अन्नामुडी। उसके अलावा पाम्बादुम अगर आपको आ जाए, अगर आपको पाम्बादुम आ जाए नेशनल पार्क, ठीक है ना। उसके बाद में आपने अन्नामुडी, पाम्बादुम, फिर पेरियार याद करना है, पेरियार याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद में मैथीकेटन याद कर लेना, मैथीकेटन। उसके बाद में एरवीकुलम याद कर लेना, एरवीकुलम। और एरवीकुलम के बाद में एरवीकुलम याद करना बच्चों, एरवीकुलम। और लास्ट में साइलेंट वैली याद करना, साइलेंट वैली। और ये थाटेगढ़ याद कर लेना, थाटेगढ़ हो गया, ठीक है ना। अगर आप बात करें थाटेगढ़, और एक चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करना, चिन्नार, ठीक है ना। इनमें कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ नेशनल पार्क्स है, ठीक है। आपने याद रखना अन्नामुडी, पाम्बादुम, पेरियार, मैथीकेटन, एरवीकुलम, साइलेंट वैली, थाटेगढ़, चिन्नार, ये सारे के सारे कहां पर है, केरला के अंदर है। दूसरी बात एक क्या याद करनी है आप सभी ने कि मुल्ला पेरियार एक डैम है, पेरियार रिवर के ऊपर मुल्ला पेरियार एक डैम है। आपने एक बात याद रखनी है सर कि मुल्ला जो पेरियार डैम है, मुल्ला पेरियार डैम किस रिवर पे है, तो आपने बताना सर ये रिवर का नाम है पेरियार। यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा पेरियार डैम कहां पर है, तो आपने बताना केरला में। क्वेश्चन आएगा डैम है कहां पर, केरला में, लेकिन मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय, इसको ऑपरेट और मैनेज कौन करता है, आपने बताना तमिलनाडु। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुल्ला पेरियार डैम है ना, ये डैम तो बना हुआ है केरला के अंदर, लेकिन इस डैम को ऑपरेट कौन करता है और मैनेज कौन करता है, क्योंकि लीज हुआ था साइन, है ना। तो इसको डैम को ऑपरेट और मैनेज करने का काम केरला करता है। सारी बिजली का फायदा कौन उठाता है, केरला उठाता है, ठीक है। और तमिलनाडु, ठीक है ना। बाई मिस्टेक गलती होगी, आपने बताना सर केरला में है ये डैम, लोकेटेड केरला में है, मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय, तो आपने बताना तमिलनाडु। तो इसका जवाब क्या आएगा गिवन क्वेश्चन का, केरला आएगा। आगे आ जाओ, द WTO फाउंडेड इन जिनेवा इन विच ईयर। देखो WTO का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। दुनिया में
सभी देश जो इसके मेंबर कंट्री है उन देशों के बीच व्यापारिक प्रोटोकॉल्स या कह सकते हैं व्यापारिक सिस्टम बढ़िया बनाने के लिए काम करता है, ताकि एक दूसरे देश के बीच व्यापारिक रिलेशन अच्छा बने। ठीक है ना। आपने बताना सर WTO जो है इसका ये बना था 1948 में, लेकिन इसका नाम क्या था? गैट। इसका नाम क्या था? गैट। मतलब क्या हुआ? जनरल एग्रीमेंट। इसका मतलब था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ऑन टैरिफ होता है टैक्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी व्यापार को लेकर, टैक्स को लेकर एक जनरल सा एग्रीमेंट हुआ करता था सभी देशों के बीच में। और ये बना कब? 1948 के अंदर बना। मान लो कोई देशों के बीच व्यापारिक संबंध है, और व्यापारिक संबंध कब मजबूत बनेंगे? जब टैक्स का रेट कम होगा सभी देशों के बीच में। ठीक है ना। हम किसी देश में प्रोडक्ट भेज रहे हैं, अगर वो टैक्स कम लेंगे तो हम भी उनका प्रोडक्ट आएगा तो कम लेंगे। इससे क्या होगा? व्यापारिक रिलेशन बेहतरीन बनेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है सर, सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सर, इसका 1948 में बना था। नाम इसका क्या था? गैट। लेकिन 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर क्या किया गया? WTO। तो आज अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना WTO की स्थापना कब हुई, तो WTO नाम कब पड़ा? 1 जनवरी 1995। फिर तो लगाना आपने 1 जनवरी 1995। और अगर आपको गैट आ जाए तो आपने बताना फिर 1948। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आप सभी ने बताना सर इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। और जिनेवा किस देश में है? तो आपने बताना स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसका मेंबर कंट्री कितने इस टाइम? इसके टोटल मेंबर इस टाइम 164। और लास्ट मेंबर कौन सा इस देश, इस ग्रुप का? तो वो आपने बताना सर अफगानिस्तान। इसका लास्ट मेंबर कौन सा है? अफगानिस्तान। और कैपिटल का नाम क्या? अफगानिस्तान की काबुल है। और करेंसी का नाम क्या है? तो आपने बताना अफगानी यहाँ की करेंसी का नाम है। ठीक है ना। अफगानी यहाँ की करेंसी का नाम है। और उसके बाद में बात और याद करनी है, इस WTO का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाएगा? तो आपने बताना डायरेक्टर जनरल कहलाएगा। ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाएगा? डायरेक्टर जनरल कहलाएगा। और इसका डायरेक्टर जनरल पहली बार एक महिला को बनाया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना सारे। पहली बार इसका डायरेक्टर जनरल एक महिला को बनाया गया है, फर्स्ट फीमेल। ठीक है ना, रिकॉर्ड बना है फर्स्ट फीमेल। पहली बार एक महिला को बनाया गया इसका डायरेक्टर जनरल। नाम क्या है महिला का? तो आपने बताना सर नगोजी। बड़े ध्यान से लिखना, नगोजी ओकोंजो इवियाला। ठीक है ना, नगोजी ओकोंजो इवियाला, नगोजी ओकोंजो इवियाला। ठीक है ना। अब आप ये मत समझिएगा नाम मुश्किल है सर, 2 बार पढ़िएगा नाम अपने आप आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बस अपनी सोच मुश्किल है। कहा जाता है ना असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए कोशिश हमेशा जारी रखें। ठीक है ना। और अगर आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं ना तो डेफिनेटली आप जल्दी ही सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है ना। मानसिकता को स्ट्रॉन्ग बनाया रखा करो और जितना हो सके उससे ज्यादा आप प्रयास किया करो। ठीक है। तो बात करते हैं नगोजी ओकोंजो-इवियाला, पहली बार एक महिला को WTO का हेड बनाया गया है और इसकी रैंक क्या होता है बेटा? डायरेक्टर जनरल या DG कहा जाता है। नगोजी ओकोंजो-इवियाला किस देश के हैं? तो आपने बताना सर ये नाइजीरिया नामक देश के हैं। और नाइजीरिया जो देश है ना, ये इसको बोला जाता है जायंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का विशालकाय देश, जायंट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इस देश को जायंट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, यानी अफ्रीका का विशालकाय देश कहा जाता है। और नाइजीरिया जो देश की कैपिटल क्या है? अबुजा है। अबुजा, खरबूजा मत लिख देना, अबुजा है। ठीक है ना। और करेंसी का नाम क्या है सर? नायरा। ठीक है ना, करेंसी का नाम क्या है? नायरा। नायरा तो वैसे करेक्टर सुना होगा, सीरियल में आता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना उस तरीके से याद रह पाएगा बच्चों को। सीरियल तो बहुत अच्छे से याद रह पाते हैं बच्चों को। ठीक है ना। वजह क्या है सीरियल अच्छे से याद रहने की? भी कोई फिल्म आती है या कोई सीरियल चलता है, सीरीज कोई चलती है, तो उसमें कोई कैरेक्टर का नाम जैसे कटप्पा है फिल्म के अंदर, है ना, देवसेना है, वो नाम याद क्यों रह जाते हैं? इसलिए रह जाते हैं कि जब आप वो देखते हैं ना तो अपना दिमाग का फुल कंसंट्रेशन होता है वहां पे, और इसी वजह से वो चीजें आप याद रख पाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे जरूरी बात है कि आपका कंसंट्रेशन बना रहना बहुत जरूरी है। नाइजीरिया की कैपिटल का नाम क्या है? अबुजा। करेंसी का क्या नाम है? नायरा। और नाइजीरिया को क्या कहा जाता है बेटा? जायंट ऑफ अफ्रीका। अच्छा, एक बात और याद करनी है, बोको हराम के नाम से, बोको हराम के नाम से एक टेररिस्ट ग्रुप है और ये कहां का है? नाइजीरिया का है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बोको हराम एक टेररिस्ट ग्रुप है बच्चों और किस देश का है, तो आपने बताना सर ये टेररिस्ट ग्रुप है नाइजीरिया नामक देश का। ठीक है ना।
ये नाइजीरिया नामक देश का टेररिस्ट ग्रुप है। और नाइजीरिया जो देश है ना, यहां लिख रहा हूं मैं, नाइजीरिया जो देश है ना, यार एन लगा के, नाइजीरिया जो देश है ये अगर आप बात करें लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका पॉपुलेशन वाइज। अगर जनसंख्या के हिसाब से, अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, तो वो आपने बताना है नाइजीरिया है, ठीक है ना। और अगर आप बात करें एरिया वाइज, देखो हर क्वेश्चन को आपने नोट्स बनाने हैं। आपको ये क्लासें ऐसे नहीं लगेगी कि किसी प्रकार से बस चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, नहीं, हर चीज़ को बड़ी शिद्दत से करवाया जा रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जा रहा है, और आप इसको बेहतरीन तरीके से करें ताकि इन चीज़ों का आपको अच्छा लगे, फायदा उठा पाए, ठीक है ना। तो बात आती है सर एरिया वाइज अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वो आपने कौन सा बताना है, अल्जीरिया बताना है, वो आपने कौन सा बताना है, अल्जीरिया। और पॉपुलेशन वाइज अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपने बताना है वो है आपका नाइजीरिया। और अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, बताइए सर, एक क्वेश्चन और आ सकता है, पॉपुलेशन की बात हुई तो पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, पॉपुलेशन डे मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई, ठीक है। हर क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से है, देखिए जरा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना, लेकिन इसका नाम WTO नहीं था, इसका नाम था गैट, यानी सभी देशों के बीच में जनरल एग्रीमेंट हुआ करता था ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर जो टैक्स लगता था उसका एक जनरल एग्रीमेंट हुआ करता था। लेकिन 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किया गया या विश्व व्यापार संगठन किया गया, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। टोटल मेंबर कंट्री है 164, और लास्ट कौन सा, अफगानिस्तान, कैपिटल का नाम काबुल, करेंसी का नाम अफगानी। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी डायरेक्टर जनरल कहलाता है, और पहली बार एक महिला को बनाया गया है जिनका नाम क्या है, नगोजी ओकोंजो इवियाला। और किस देश के हैं, तो आपने बताना है नाइजीरिया नामक देश के हैं, कैपिटल का नाम अबुजा, करेंसी का नाम नायरा। और नाइजीरिया को कहा जाता है जाइंट ऑफ अफ्रीका, और बोको हराम यहाँ का एक टेररिस्ट ग्रुप है बेटा, ठीक है ना। और बात करते हैं नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन वाइज, और अफ्रीका का एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया है। और इसका जवाब क्या आएगा बेटा, 2 नंबर आएगा। उम्मीद है क्लियर हो पाया होगा क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में किसका जिक्र है, वो जिक्र है फाइनेंस कमीशन का, वो जिक्र किसका है, फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या होता है, ये सिंपल शब्दों में समझ लो आप, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, जो टैक्स होता है ना, टैक्स, उस टैक्स का बंटवारा डायरेक्ट, जो इनकम टैक्स होता है ना, डायरेक्ट जिसको टैक्स आपा कहते हैं, ठीक है ना, इस टैक्स का बंटवारा किसके बीच में होता है। जैसे पंजाब का पर्सन भी टैक्स दे रहा है, हरियाणा का पर्सन भी टैक्स दे रहा है, तो ऐसा है, टैक्स की कलेक्शन कौन करता है, जो बात आती है इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इसकी कलेक्शन कौन करता है, तो इनकम टैक्स की कलेक्शन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, भारत सरकार। और डिपार्टमेंट का नाम आप सभी जानते हैं, CBDT, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। लेकिन बात आती है क्या सर, वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है, नहीं, ऐसा नहीं है। उस टैक्स का बंटवारा स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में एक रेशियो में होता है, ठीक है ना। और वो बंटवारा करवाता कौन है, रिकमेंडेशन कौन करता है, आपने बताना फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन किसके बीच क्या रिकमेंड करता है, टैक्स का बंटवारा करवाता है, सिंपल शब्दों में लिख देता हूं, टैक्स का बंटवारा करवाता है, ठीक है ना। और किसके बीच में बेटा, तो आपने बताना है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है ना, सेंटर और स्टेट जो है इसके बीच में टैक्स का बंटवारा करवाता है, ठीक है। ये रिकमेंड करता है कि इस टैक्स का इतना रेशो, इतना परसेंट स्टेट के पास रहना चाहिए और इतना परसेंट जो है सेंटर के पास रहना चाहिए। अभी अगर आप बात करें इनका टाइम कितना होता है फाइनेंस कमीशन का, तो वो होता है 5 ईयर, यानी 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। और अपॉइंट कौन करता है फाइनेंस कमीशन को, तो अपॉइंटेड बाय, तो आपने बताना है इसको संगठित करता है, अपॉइंट करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर आप बात करें एट प्रेजेंट बात करते हैं 2020 से लेकर 2025 तक जो फाइनेंस कमीशन है वो है 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, वो 15th फाइनेंस कमीशन है। यानी फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, सिर्फ टैक्स का बंटवारा करवाना, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है ना। और अभी 15th फाइनेंस कमीशन है और इसके हेड का नाम क्या है, आपने बताना नंद किशोर सिंह बेटा, इनका नाम है नंद किशोर सिंह,
नंद किशोर जो सिंह है, या इनको क्या बोला जाता है, एनके सिंह बोला जाता है, और ये क्या है 15th फाइनेंस कमिश्नर है, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। फाइनेंस कमीशन में टोटल मेंबर कितने होता है, 5 होते हैं। और अब कितने साल के लिए ये रिकमेंडेशन देता है, 5 साल के लिए। अगर आप बात करें 2020 से लेकर 2025 के बीच में, तो जो फाइनेंस कमीशन है ना, इसने रिकमेंड किया है कि टोटल टैक्स का 41% तो रहना चाहिए स्टेट के पास, और 59% किसके पास रहना चाहिए, सेंटर के पास रहना चाहिए। इसका जवाब क्या आएगा, एनके सिंह आएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ पाया होगा। तो जवाब आएगा इसका 1 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं जो आरबीआई है ये भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी भारत का बैंकों का बैंक है, यानी बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है आरबीआई। थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आरबीआई किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना, तो आपने बताना है हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना आरबीआई। और इसकी और किस एक्ट के अंदर बना, तो आपने बताना है आरबीआई एक्ट। मेरी बात को ध्यान से समझना। हिल्टन, आज जो आप आरबीआई के बारे में सीख रहे हो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सीख पा रहे हो, थोड़ा अच्छे से सीखना। किस एक्ट के तहत आरबीआई बना, तो आप सभी जानते हैं सर, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना। और इसकी स्थापना कब हुई बेटा, इसकी स्थापना हुई, क्योंकि कानून था ये तो, और स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को। तो जब आरबीआई बना, इसका शुरुआती कैपिटल कितना था, इनिशियल कैपिटल कितना था, तो आपने बताना इसका शुरुआती कैपिटल था 5 करोड़, ठीक है ना, 5 करोड़ था। और इसमें 5 लाख शेयर होल्डिंग थी बेटा, 5 लाख शेयर होल्डिंग थी। और एक शेयर की कीमत कितनी थी बेटा, तो आप सभी ने बताना है, एक शेयर की कीमत थी 100 रुपए, ठीक है ना। एक शेयर की कीमत कितनी थी, 100 रुपए। तो आपने बताना सर इसका तो शुरुआती कैपिटल कितना था, सिंपल शब्दों में बात करें तो 5 करोड़ इसका शुरुआती कैपिटल था, ठीक है। अब बात आती है सर, इसका सबसे बड़ा अधिकारी और इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया, तो आपने बताना कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर रखा गया था। आरबीआई का शुरुआती हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 से इसका हेडक्वार्टर कहां ले जाया गया, तो ये ले जाएगा मुंबई में। और तब से लेकर आज तक इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर है। फिर बात आती है सर, इसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाएगा, गवर्नर कहलाएगा, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाएगा, गवर्नर। और इसका पहला गवर्नर कौन बना, तो आपने बताना सर ऑसबोर्न स्मिथ बना, सर ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले क्या बने, गवर्नर बने। उसके बाद में 1937 के अंदर इसके सेकंड गवर्नर बने, और इनका नाम क्या था, जेम्स टेलर। और इसके बाद में 1943 के अंदर इसके तीसरे गवर्नर बने, जिनका नाम क्या था, सीडी देशमुख। इनका नाम क्या था, सीडी देशमुख इनका नाम था, ठीक है ना। और सीडी देशमुख इसके ऑल ओवर 3rd गवर्नर थे, लेकिन ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे बेटा, फर्स्ट इंडियन, यानी पहले भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने, उनका नाम क्या था, सीडी देशमुख। अब भारत हो गया आजाद, और भारत आजाद हो गया तो आपको पता है जिसमें शेयर होल्डिंग होती है प्राइवेट संस्था होती है, इसलिए आरबीआई को सरकारी करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। क्योंकि सरकारी तंत्र होगा तभी तो देश के विकास के लिए काम करेगा। तो फिर क्या हुआ बेटा, अगर कोई संस्था प्राइवेट है और उसको सरकारी करना है, उस प्रोसेस को बोला जाता है नेशनलाइजेशन, ठीक है ना, या राष्ट्रीयकरण। तो बात आती है सर, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी जो प्राइवेट लोगों का पैसा लगा हुआ तो सरकार ने लौटा दिया, और सरकार का पैसा उसमें डल गया तो सरकार की हिस्सेदारी बन गई। तो आरबीआई भारत सरकार का बैंक है, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949, ठीक है ना। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं इतना ही कर लेंगे, बहुत है, ठीक है ना, काफी कुछ सीखने को मिल पा रहा है आप लोगों को। अब बात आती है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहले इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। आपको पता है आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 22 ये क्या कहता है कि आरबीआई जो है ना, भारत में बैंक जो करेंसी का इश्यूअर कौन है, वो आरबीआई, सिर्फ आरबीआई ही करेंसी इश्यू कर सकता है। 1 नंबर तो सही है। बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंकर है। आरबीआई जो है सभी बैंकों का बैंक है, सरकार को जो पैसा मिलता देता आरबीआई से लेता है सरकार पैसा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद में बात आती है सर, तो करेंसी को इश्यू करता है, ठीक है, बैंकर टू गवर्नमेंट ये भी ठीक है। टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट फॉर जनरल पब्लिक, आपने एक बात देखी है, कभी आपने कभी देखा आरबीआई की कोई ब्रांच है आसपास में और उसमें जाके तुमने अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करवा लिया हो फर्म के नाम से, नहीं करवा सकते ना। तो आरबीआई क्या करता है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंकर है, लेकिन आम पब्लिक के लिए आरबीआई जो है वो पब्लिक डीलिंग नहीं करता।
यानी आप लोगों को जो सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है या करंट अकाउंट है जो बिजनेस के पर्पज से ओपन होता है, आरडी एफडी, ये नहीं करता आरबीआई। तो इसका जवाब आएगा 3 नंबर, इसका फंक्शन बिल्कुल गलत है, ये नहीं करता। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है भी, ये बहुत सारे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एमएसएफ है, बैंक रेट है, सारा का सारा जो है ये मतलब करता है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आप बोल देते हैं, ठीक है ना, चीजें तो बहुत सारी है करने वाली, ठीक है ना, लेकिन समय कम होता है ना, तो इसलिए होता है कि चलो एक आपको एमसीक्यू से ही मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें करवाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। आ जाओ, इसको बहुत अच्छे से लिखना और ये सारी की सारी चीजें आपको काम आएगी, ठीक है ना। जवाब आएगा 3 नंबर, ये गलत जवाब है इसका। व्हेन वाज न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज इस्टेब्लिश, मेरी बात ध्यान से सुनना। एनडीबी क्या है, आप सभी को पता है, एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स। ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन में फर्क इतना होता है कि ग्रुप वगैरह का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, ठीक है ना, और ये मतलब सिर्फ एक पर्पस के लिए काम करते हैं कि आप मिलकर एक काम करें कि ताकि आपस में एक दूसरे का सहयोग हो पाए, ठीक है। आप समझो जरा ध्यान से, ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप है। कौन कौन से 5 देश? बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, और सी का मतलब क्या हुआ? चाइना, और एस का मतलब क्या हुआ? साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। एस का मतलब क्या हुआ? साउथ अफ्रीका हुआ, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। एस का मतलब क्या हुआ? साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, देखो जरा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप है। ब्रिक्स की स्थापना तो हो गई थी 2006 के अंदर, ठीक है ना। इसका जो आइडिया था 2006 में अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन बात आती है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, हर साल इसका एक मीटिंग होता है, और इसका पहला मीटिंग हुआ 2009 के अंदर, इसलिए ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ही कंसिडर की जाती है। तो आपने बताना सर इसकी स्थापना 2009 के अंदर, लेकिन उस समय तक सिर्फ 4 ही देश मेंबर थे। उस समय तक सिर्फ 4 ही देश क्या थे? ब्रिक्स के मेंबर थे। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और ये साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ? तो आपने बताना सन 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। अब इन देशों ने मिलकर क्या किया? एक प्रपोजल पास किया, है ना, बोले कि आप एक बैंक बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आपने बताना सर, इन्होंने एक बैंक की कल्पना करी जिसका नाम रखा गया एनडीबी, या इसको बोला जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका रेजोल्यूशन कब पास किया गया? रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव, और ये पास किया गया जुलाई 2014 के अंदर, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई? तो आपने बताना है, इसको स्टैब्लिश किया गया जुलाई 2015 के अंदर। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, ये 5 देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया ताकि हमें अगर पैसा लेना पड़े तो यूरोपियन कंट्री पे डिपेंड ना रहना पड़े, और ये बैंक ही हमें क्या करे? फाइनेंस करे, ठीक है ना। अब बात आती है सर, जुलाई 2015 में इसकी स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप सभी ने बताना सर, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। और शंघाई कहां पर है सर? चाइना के अंदर है। शंघाई कहां पर है? चाइना के अंदर है। जब ये बना था, इसका इनिशियल कैपिटल कितना था? जब ये बैंक बना था, इसका इनिशियल कैपिटल कितना था? $100 बिलियन था, $100 बिलियन। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, यानी सभी देशों ने पैसा डाल के इसको बनाया था, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना का, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका बेटा? तो आपने बताना साउथ अफ्रीका का। इसको बनाने में जो सबसे ज्यादा पैसा लगाया इस बैंक को बनाने में, वो चाइना ने लगाया, और सबसे कम पैसा कंट्रीब्यूट किसने किया? साउथ अफ्रीका ने किया। अब बात आती है सर, इसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंट कहलाएगा। इसका सबसे बड़ा अधिकारी प्रेसिडेंट कहलाएगा। इसका सबसे पहला प्रेसिडेंट बना जुलाई 2015 के अंदर, उनका नाम था केवी कामत, इंडियन थे। इनका नाम था केवी कामत, सॉरी इंडियन लिखा गया, क्योंकि देखो लिखा जाता आत्मा में ही इंडिया है अपने, ठीक है ना, अपना देश महान है, ठीक है। आपने बताना सर, केवी कामत इसके पहले प्रेसिडेंट बने। एट प्रेजेंट इसके दूसरे प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है मार्कोस प्रादो ट्रोइजो। इनका नाम है मार्कोस प्रादो ट्रोइजो। अगर आप बात करें, अभी इसके दूसरे प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम क्या? मार्कोस प्रादो ट्रोइजो, और किस देश के हैं? तो आपने बताना सर, ब्राजील के हैं। ये किस देश के हैं? तो आप सभी ने बताना ब्राजील के हैं। अब बात आती है सर, फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया। अगर आप बात करें कि इसका पहला ऑफिस इन इंडिया, भारत में इसका पहला ऑफिस कहां पर ओपन किया गया है? इसका एनडीबी का तो 2022 में ओपन किया गया है। कहां पर? गिफ्ट सिटी के अंदर। गिफ्ट सिटी किसको कहा जाता है? गांधीनगर को कहा जाता है। मतलब क्या हुआ गिफ्ट का? ध्यान से सुनो, मतलब हुआ गुजरात। गिफ्ट का मतलब हुआ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसका मतलब हुआ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है ना।
देखो गांधीनगर जो गुजरात है ना, वो फाइनेंस का हब है, यानी एक व्यापार का हब है, और इसलिए उसको गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कहा जाता है। और एनडीबी का पहला ऑफिस भारत में कहां पर ओपन हुआ है? गिफ्ट सिटी में ओपन हुआ है, और ये गांधीनगर गुजरात। और स्थापना कब हुई? तो देखो जरा, ये मैंने लिखा जुलाई 2015। तो कहां पर है? ये रहा जवाब नंबर 3 बेटा, इसका सही नंबर जवाब आएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच कंट्री देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट। अब ये रामसर साइट क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको मैं बता दूं, 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ? रामसर कन्वेंशन हुआ। रामसर कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? मीटिंग, ठीक है ना। कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन का मतलब बचाना, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड, वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि को वेटलैंड कहते हैं। यह एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी, ठीक है ना, जो कि बहुत सारी, अगर आप बात करें, नहरें हैं, नदियां हैं, झीलों का सोर्स बनती है। और वो वेटलैंड जो है एक साल में कम से कम 8 से ज्यादा महीनों तक उसमें पानी रहता है, और वो पानी आसपास के एरिया में इरिगेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इसका सोर्स बनता है, यानी जीवनदायिनी वो बनता है पानी, ठीक है ना। उससे क्या होता है? बहुत सारा एरिया उसके पानी पे निर्भर रहता है। जैसे मान लो हरिके पतन है पंजाब के अंदर, तो हरिके क्या एक वेटलैंड है। वेटलैंड आप अभी तो आप समझ पाए हो ना, वहां से बहुत सारी नहरें निकलती है, कितना जीवन उन पर डिपेंड है। अगर ये वेटलैंड सूख गया तो देखो क्या होगा। हरियाणा पानी, अगर बात करें राजस्थान में इसका पानी जाता है, पंजाब सारा इसका पानी लेता है, और उसके बाद बहुत सारे जलीय जीव जो है उस पानी के ऊपर डिपेंड है। अगर मान लो कि वो वेटलैंड जो है सूख गया, तो उसके बाद तो बहुत सारा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा अपना, है ना। तो बात आती है सर, रामसर साइट क्या था? रामसर कन्वेंशन क्या था? दुनिया के जितने वेटलैंड है और जो इंपोर्टेंट है उन वेटलैंड को, और जो खतरे की कगार पे है, यानी वो मतलब उनका एरिया कम होता जा रहा है, या वो मतलब पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, या खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए, प्रयास करने के लिए उसको क्या किया जाएगा? रामसर साइट डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहां डिटेल से समझते आप। 2 फरवरी 1971 को रामसर एक शहर का नाम है, और रामसर शहर कहां का? ईरान का है। रामसर शहर कहां का? ईरान का है। यहां पर क्या हुआ? दुनिया के बहुत सारे देश इकट्ठे हुए, और उन्होंने क्या किया कि दुनिया के जितने वेटलैंड है इनको बचाना बहुत आवश्यक है। दुनिया के जितने वेटलैंड है इनको बचाना क्या है? बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या हुआ बेटा, इन्होंने जो मतलब 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन साइन किया। अब बात आती है सर, इस वजह से 2 फरवरी को हर साल एक डे मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसका नाम है वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरी बात, सिंपल भाषा में दोबारा समझो, वेटलैंड एक वाटर बॉडी होती है जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, और वो पानी बहुत सारी नहरों के लिए सोर्स बनता है, झीलों के लिए सोर्स बनता है, ठीक है ना। और वो आसपास के एरिया में ड्रिंकिंग वाटर है, इरिगेशन है, इनका सोर्स बनता है, और बहुत सारा जीवन उस पर क्या करते हैं? डिपेंड करता है। अब इसको बचाने के लिए क्या हुआ? रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ कि दुनिया के वो वेटलैंड जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इनको क्या किया जाएगा? रामसर साइट डिक्लेयर किया जाएगा, और जिसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया तो उसको बचाने के प्रयास और तेज हो जाएंगे। अब बात समझ आई। अब बात आती है सर, अब बात आती है कि बताइए सर, भारत ने इसको कब अडॉप्ट किया? भारत ने इसको अडॉप्ट किया 1982 के अंदर। और फर्स्ट रामसर साइट भारत में कौन सी है? फर्स्ट रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट भारत की, तो आपने बताना है चिल्का लेक। चिल्का लेक भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और ये उड़ीसा में है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का लेक, ये भारत की पहली रामसर साइट थी। और टोटल कितनी रामसर साइट है भारत में? टोटल कितनी रामसर साइट है भारत में? 75 इस टाइम। और सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आपने बताना यूके के अंदर है, और कितनी है? 175 है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहां पर है? यूके के अंदर है, और कितनी है? 175 है। अब बात समझे सारे, अगर क्वेश्चन आया कि रामसर साइट का जिक्र आते ही दिमाग में उठना चाहिए वेटलैंड, ठीक है ना। और वेटलैंड वो वाटर बॉडी होते हैं जो बहुत सारा पानी वहां पे होता है, जैसे मान लो हरिके पतन है, वेटलैंड है। अब बात आती है सर, भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है? तो 75 है। और सबसे ज्यादा दुनिया में कहां पर है सर? तो वो आपने बताना सर, यूके यानी इंग्लैंड के अंदर है। और सबसे ज्यादा भारत में, तो वो आपने बताना तमिलनाडु में है।
सबसे ज्यादा भारत में कहां पर है? तमिलनाडु में है। और दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा? अगर बात करें इंग्लैंड के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम में है। और भारत में टोटल कितने? 75 है। और भारत की पहली रामसर साइट का नाम क्या है बेटा? चिल्का लेक। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर शहर कहां का? ईरान का है। और ईरान की कैपिटल का नाम क्या? तेहरान। और करेंसी का नाम क्या बेटा? रियाल है। करेंसी का नाम क्या बताओगे आप? रियाल बताओगे। ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप सभी को। और इसका जवाब क्या आएगा? यूनाइटेड किंगडम आएगा। इन विच स्टेट कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड? देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था, इसका शुरुआती नाम था हेले नेशनल पार्क। इसका शुरुआती नाम था हेले नेशनल पार्क, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं, चलो। इसका शुरुआती नाम था हेले नेशनल पार्क। अब आपने एक बात ध्यान से सुनना है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का शुरुआती नाम था हेले नेशनल पार्क, और ये 1936 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। क्वेश्चन आएगा, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क क्या नाम था? इसका नाम था हेले नेशनल पार्क। अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत का पहला ही नेशनल पार्क कौन था, तो आपने बताना इसका नाम था हेले नेशनल पार्क, ठीक है। और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। बाद में इसी का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, ठीक है। हालांकि अगर आप बात करें, हालांकि अब बात हो रही है कि इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया है, तो ये भी आप दिमाग में रखना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ये कहां पर है बेटा? उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया इन विच स्टेट कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, आपने बताना उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट, जिसको जिम कॉर्बेट बोला जाता है, रामगंगा भी बोला जाता है। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा बेटा? इसका जवाब आएगा 1 नंबर। वेयर इज द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर्ड? देखो हॉकी जो गेम है ना, हॉकी गेम का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्रिकेट के अंदर आपने आईसीसी का नाम सुना होगा, भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करती है बीसीसीआई, उसी प्रकार अगर आप बात करें दुनिया में हॉकी को रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने के अंदर है। आपको मैं बता दूं, ये जो लुसाने है ना, बहुत सारे गेम्स के फेडरेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। कौन कौन से गेम्स के फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुसाने के अंदर है, जो स्विट्जरलैंड में एक शहर है। तो आपको मैं सिर्फ गेम का नाम लिखवा देता हूं, फेडरेशन अपने आप समझ लेना। गेम का नाम का मतलब ही क्या होगा? ये गेम का फेडरेशन होगा। आपने बताना सर हॉकी बॉक्सिंग, अगर आपको हॉकी आ जाए, बॉक्सिंग आ जाए, स्विमिंग आ जाए, हॉकी बॉक्सिंग स्विमिंग आ जाए, आर्चरी आ जाए, हॉकी बॉक्सिंग स्विमिंग आर्चरी जूडो आ जाए, टेबल टेनिस आ जाए, जूडो के बाद टेबल टेनिस, गोल्फ आ जाए, जिम्नास्टिक आ जाए, गोल्फ के बाद जिम्नास्टिक आ जाए, उसके अलावा वॉलीबॉल आ जाए, ये सारे के सारे फेडरेशन है। हॉकी फेडरेशन, बॉक्सिंग फेडरेशन, ठीक है ना। हॉकी, बॉक्सिंग, स्विमिंग, आर्चरी, जूडो, टेबल टेनिस, गोल्फ और जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल के बाद बेसबॉल, उसके बाद रेसलिंग, रेसलिंग के बाद में वेट लिफ्टिंग, और इसके बाद में अगर आप बात करें रोइंग, रोइंग के बाद में अगर आप बात करें आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके बाद चेस, ठीक है ना, चेस। इन सभी फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने। और लुसाने टाउन कहां पर है सर? तो ये आपने बताना स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर लुसाने टाउन पूछे ना, तो आपने बताना स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसका जवाब क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। ये सारे नाम क्या है? गेम्स के फेडरेशन है ना। आईओसी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा गेम है ओलंपिक, और ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी का नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना। आप समझ पाए होंगे इन बात को। तो हॉकी, बॉक्सिंग, स्विमिंग, आर्चरी, जूडो, टेबल टेनिस, गोल्फ, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, बेसबॉल, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, रोइंग, आईओसी और चेस, इन सभी के फेडरेशन इस लुसाने नामक टाउन में और इस स्विट्जरलैंड के अंदर है। जवाब आएगा 1 नंबर। विच ऑफ दीज स्टेडियम इज लोकेटेड इन झारखंड? अब आपने बताना सर इनमें से कौन सा स्टेडियम झारखंड के अंदर है। देख लेते हैं बेटा। आपको मैं बता दूं, झारखंड जो है ना, इसे बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम है, और कहां पर है सर? रांची के अंदर है। ये कहां पर है सर? रांची के अंदर है। वार हीरो स्टेडियम पंजाब के संगरूर में है, पंजाब के संगरूर में है। बीजू पटनायक कहां पर है सर? तो आपने बताना भुवनेश्वर में है। बीजू पटनायक स्टेडियम कहां पर है? भुवनेश्वर में है।
और महाराजा वीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम, आपको ये महाराजा वीर विक्रम के नाम से कोई क्वेश्चन आ जाए ना, आपने लगाना है अगरतला। अगर आपको महाराजा वीर विक्रम के नाम से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने लगाना अगरतला। और अगरतला कैपिटल कहां की? त्रिपुरा नामक स्टेट की कैपिटल है। और बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ भारतीय स्टेट कौन सा है? वो आपने त्रिपुरा बताना है। बांग्लादेश से जो 3 ओर से घिरा हुआ भारतीय स्टेट है ना, वो है त्रिपुरा। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 1 नंबर। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कहां पर है? तो आपने बताना रांची के अंदर है। यहां एक क्वेश्चन और बनेगा, बिरसा मुंडा, यहां एक क्वेश्चन और बनेगा, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इस स्टेडियम के नाम क्या रिकॉर्ड है? समझो जरा ध्यान से। ये इंडिया का लार्जेस्ट, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ठीक है ना। अगर आप बात करें भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, तो आपने बताना है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। और ये कहां पर है? तो आपने बताना है राउरकेला नामक टाउन में है। ये राउरकेला नामक टाउन में है। और ये टाउन कहां पर है सर? उड़ीसा में है। और जिस नदी के किनारे है, उस नदी का नाम है ब्रह्मणी रिवर। आपने बताना है राउरकेला जो टाउन है ना, ये ब्रह्मणी रिवर के किनारे है। राउरकेला टाउन जो है ब्रह्मणी रिवर के किनारे किस भारतीय स्टेट में? उड़ीसा में है। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, आपने बताना भारत का दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम है हॉकी का। सिर्फ हॉकी की बात कर रहा हूं मैं। और ये कहां पर है सर? तो आपने बताना है राउरकेला उड़ीसा। अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट आ जाए हॉकी स्टेडियम, अगर आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट, अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आ जाए, तो आपने नाम बताना गद्दाफी स्टेडियम। आपने गद्दाफी स्टेडियम बताना है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम गद्दाफी है। और ये कहां पर है सर? लाहौर के अंदर है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम गद्दाफी स्टेडियम है, लाहौर के अंदर है। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, तो आपने बताना है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। जवाब इसका क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। आगे बढ़ो। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द जेलेपला पास? देखो जरा, अगर आपको नाथुला आ जाए, नाथुला और जेलेपला, ये दोनों के दोनों पास क्या है? कहां पर है सर? तो आपने बताना सिक्किम के अंदर है। ये दोनों के दोनों पास कहां पर है? सिक्किम के अंदर। जवाब क्या आएगा? 3 नंबर। पास क्या होता है? देखो जरा, ये पहाड़ है, ठीक है ना, ये पहाड़ है। आपको मैं बता दूं, पहाड़ के इस साइड कोई पॉइंट है, इस साइड कोई पॉइंट है, ठीक है ना। भी मान लो एक पहाड़ है, अपने 2 लोगों के बीच में एक पहाड़ है, ठीक है ना। अब अगर मान लो पहाड़ के बीच का ऐसा रास्ता दो जगहों को कनेक्ट करता है, उसको पास या उसको दर्रा कहा जाता है सिंपल भाषा के अंदर। अगर बात है व्हाट इज पास, आपने बताना माउंटेन के बीच का ऐसा रास्ता दो जगहों को कनेक्ट करने का काम करता है, इसको क्या बोला जाता है? माउंटेन पास बोला जाता है। और जेलेपला और नाथुला ये भारत के बहुत ही फेमस पास है। और ये कहां पर है? तो आपने बताना सिक्किम के अंदर है, ठीक है ना। जवाब क्या लगाओगे इसका? 3 नंबर लगाओगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा पास क्या होता है, ठीक है ना। 2 पहाड़ों के बीच का ऐसा रास्ता दोनों जगहों को कनेक्ट करने का काम करता है, उसको पास कहा जाता है। या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दर्रा बोल देते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे आ जाओ। इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस द रैंक ऑफ लोकसभा स्पीकर इज। देखो, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब क्या हुआ? अभी किस किस का रैंक पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है? भारत के अंदर भी राष्ट्रपति पहले नंबर पे है, ये होता है बेटा। ये मैं सारा ही आपको एक चार्ट के थ्रू बता देता हूं, आप देख पा रहे होंगे सारे। देखो, सबसे पहले होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना। अगर आप बात करें सबसे पहला रैंक किसका होता है? सबसे पहला रैंक होता है भारत के राष्ट्रपति का, यानी द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति है, भारत का पहला पर्सन है। नंबर 2 नंबर पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो जगदीप धनखड़ है अभी, है ना। अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत के राष्ट्रपति का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी भारत में अगर रैंकिंग करे पर्सन की, तो भारत का पहला पर्सन कौन? भारत का राष्ट्रपति। दूसरा पर्सन कौन? भारत का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा पर्सन कौन होता है? भारत का प्राइम मिनिस्टर। चौथा कौन होता है बेटा? गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है ना। अगर जो गवर्नर है ना स्टेट का, उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर चौथा रैंक होता है, यानी वो भारत में चौथा व्यक्ति है। उसके बाद में 5वां फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी अगर कोई पर्सन फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुका है तो उसका ऑर्डर कौन से रैंक पे आता है? वो 5वें रैंक पे आता है। 5वां ए, 5 का पार्ट ए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अभी तो कोई नहीं है। अगर कोई पर्सन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है तो वो 5 का पार्ट ए में आता है, ठीक है ना। 5वां रैंक है उसका ऑर्डर के अंदर। 6वें पे कौन आता है? चीफ जस्टिस। अगर बात करें चीफ जस्टिस, भारत का जो चीफ जस्टिस है और स्पीकर ऑफ लोकसभा,
अगर आप बात करें, अगर मान लो स्पीकर है लोकसभा का, और अगर बात कर दें चीफ जस्टिस है, जैसे अभी धनंजय वाई चंद्रचूड़ है, डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस है। और लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और ये कौन से लोकसभा से स्पीकर है? 17वीं लोकसभा से स्पीकर है, 17वीं लोकसभा से स्पीकर है, 17 नंबर की। और चीफ जस्टिस कौन है भारत का? तो धनंजय डी वाई चंद्रचूड़ है या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। इसका जवाब क्या आएगा बेटा? 6 नंबर का रैंक किसका होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और बात करते हैं सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, 7वें पे कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर, साथ ही 7वें रैंक पे आते हैं। प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो 7वें रैंक पे आता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अभी अजीत डोवाल है, इनका नाम बड़ा आता है बेटा, भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है इनको, ठीक है ना, अजीत डोवाल। और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं ना, ये कौन से रैंक पे आते हैं? 7वें रैंक पे आते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आप बढ़िया से करना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर किस पे आते हैं बेटा? 7वें रैंक पे आते हैं। डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, नीति जो आयोग है ना, इसका डिप्टी जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन तो कौन होगा? प्रधानमंत्री। और जो डिप्टी चेयरमैन है वो किस रैंक पे आएगा बेटा? 7वें रैंक पे आएगा। तो आपको लोकसभा स्पीकर पूछा, ये रहा कौन से रैंक पे? 6वें रैंक पे है। तो यहां पर इसका क्या जवाब आएगा बेटा? इन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस द रैंक ऑफ लोकसभा स्पीकर, तो यहां पे 6th आना चाहिए था, ये लो 6th, ठीक है ना। तो जवाब इसका क्या आएगा बेटा? 4 नंबर आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी आप सभी को, ठीक है ना। इसका जवाब आएगा 4 नंबर, यानी 6th लगा के 4 नंबर इसका जवाब आएगा। आगे बढ़ो। हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन एशिया? आपको बता दूं, नोबेल प्राइज सबसे पहली बार दिए गए थे 1901 के अंदर, ठीक है ना। लेकिन पूरे एशिया में जो सबसे पहला नोबेल अवार्ड आया था ना किसी भी सेक्टर का, वो सबसे पहला नोबेल अवार्ड आया था 1913 में। 1913 का नोबेल किसने जीता? रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता। किसमें जीता? लिटरेचर में। बुक का नाम गीतांजलि, बुक का नाम गीतांजलि। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए सर, अगर क्वेश्चन आए बताइए सर, पहला पर्सन जिसको लिटरेचर का नोबेल अवार्ड मिला एशिया के अंदर, रविंद्रनाथ टैगोर। और जवाब आएगा 1 नंबर। वेयर वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च? देखो, असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में लॉन्च किया। मकसद क्या था? अंग्रेजों को किसी भी चीज में सहयोग मत करो। अगर उन्होंने कोई दुकान खोली है, आप उससे सामान मत खरीदो। अगर वो नौकरियां दे रहे हैं तो वो नौकरियां मत करो। अगर उन्होंने कोई मतलब सर्विस दी है, वो सर्विस मत करो, ठीक है ना। यानी हर मामले में उनको क्या करो? असहयोग करो, यानी उनको कॉपरेट ना करो। 1920 में शुरू किया गया। अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई। लेकिन क्या हुआ? 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटी जिसको चोरा चोरी की घटना कहा जाता है, चोरी की घटना कहा जाता है, ठीक है ना। चोरा चोरी की घटना कहा जाता है। इसमें क्या हुआ? पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। और इस बात से बड़े आहत हुए गांधी जी, और 1922 के अंदर यह आंदोलन वापस ले लिया। और यह चोरा चोरी की घटना गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आपने बताना, यूपी में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर, और उसमें पुलिस स्टेशन था चोरा चोरी नामक जगह पर। और इस घटना के बाद यह आंदोलन वापस ले लिया गया। 2022 में चोरा चोरी की घटना को 100 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। और गोरखपुर किस नदी के किनारे है? आपने बताना, राप्ती नदी के किनारे है। और यह असहयोग आंदोलन चलाया कब गया? 1920 में चलाया गया। लेकिन बंद कब कर दिया गया, या वापस कब ले लिया गया? 1922 के अंदर, ठीक है ना। किस घटना के बाद में? चोरा चोरी की घटना के बाद में। आगे बढ़ते सर। नेम द सुल्तान हु रिसीव्ड अ रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम द खलीफा। आपको बताना सर, दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले वंश ने राज किया जिनका नाम था स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। और बेसिक क्या है इसका? पहला जो फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान का टाइटल खलीफाओं से नहीं मिला था। किसको मिला था? इसके दामाद। और जो बेसिक सेकंड, अगर आप बात करें, बेसिक जो सेकंड इसका बना था सुल्तान, हुआ तो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका बेटा बना था राजा, लेकिन अयोग्य था, हाथों हाथ उसको हटा दिया गया, असैसिनेशन कर दिया गया। और उसके जस्ट बाद राजा कौन बना? इल्तुतमिश को खलीफा के द्वारा सुल्तान का टाइटल दिया गया। तो इसने फिर आगे क्या कहा कि जो भी इस गद्दी पे बैठेगा वो सुल्तान का टाइटल लगा के ही बैठेगा। तो तभी तो आप समझते हो सारे कि दिल्ली सल्तनत पे जो भी राजा ने राज किया वो सारे के सारे क्या कहलाए? सुल्तान कहलाए, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या आएगा? इल्तुतमिश आएगा। जवाब क्या आएगा इसका? 3 नंबर। हु इंट्रोड्यूस द मार्केट रेगुलेशन एक्ट? आपने बताना सर,
कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसने प्राइस कंट्रोल सिस्टम चलाया, मार्केट पे कंट्रोल किया, फेयर किया सिस्टम को सारा, भी कोई भी एक रेट से ज्यादा रेट नहीं ले सकता, अगर ऐसा करता पाया गया तो उसको जो है सजा दी जाएगी। तो मार्केट कंट्रोल या मार्केट में ईमानदारी का सिस्टम लाने वाला राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और जवाब इसका क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर इज इन विच सिटी? देखो यूनेस्को की भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसमें जंतर मंतर, कौन सा जंतर मंतर है? तो आपने बताना है जंतर मंतर है जयपुर का। जंतर मंतर क्या होता है? ऑब्जर्वेटरी होती है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब जहां पर आकाशीय गणना करने के लिए जो सवाई राजा थे ना, सवाई राजा जो जयपुर के, उन्होंने क्या किया, भारत में 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई। एक उज्जैन में बनाई, ठीक है ना, एक वाराणसी में बनाई, एक दिल्ली में बनाई, एक जयपुर में बनाई और एक आपको पता है मथुरा में बनाई, ठीक है ना। ये 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई। ऑब्जर्वेटरी को जंतर मंतर कहा जाता है। जंतर मंतर का मतलब ये लोग आकाशीय एस्ट्रोनॉमी पर विश्वास करते थे और वहां पर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे थे, है ना, और उससे क्या करते थे, तारों की, ये ग्रहों की गणना किया करते थे, जिससे आने वाले फ्यूचर की क्या किया करते थे, प्रेडिक्शन किया करते थे। तो आपने बताना सर किस जगह का जंतर मंतर? भारत में 5 जंतर मंतर है। जंतर का मतलब क्या हो गया, यानी उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट, मंत्र का मतलब जहां पर इंस्टॉल किया गया, ठीक है। आपने बताना सर किस जगह का जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो जयपुर का जंतर मंतर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जवाब इसका क्या आएगा? 2 नंबर आएगा। आगे बढ़ो सारे। Which of these based in मैड्रिड स्पेन? आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन के अंदर है। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है, यानी ये जिनेवा में है। वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? सुनो ध्यान से। मेटियोरोलॉजिकल वर्ड का मतलब होता है मौसम विज्ञान। दुनिया में वेदर फोरकास्ट को लेके जो काम करता है ना, यानी मौसम विज्ञान को लेके जो काम करता है, उसको बोला जाता है वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारे मोबाइल के ऐप्स पे अपने को पता लगता है ना, बारिश होगी कि नहीं होगी, गर्मी कितनी होगी, यानी मौसम विज्ञान का जो हाल बताता है ना डिपार्टमेंट भारत सरकार का, उसको बोला जाता है इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पर? वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, इसका भी कहां पर है? जिनेवा में है। नंबर 3 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लो आपने कोई कविता लिखी, और कविता लिखी तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कॉपीराइट लेना पड़ेगा, अगर उसको खुद का नाम देना है। और कॉपीराइट मिल गया तो मतलब क्या है, कोई आपके बिना उसको यूज नहीं कर सकता, आपकी परमिशन के बिना। वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। मैंने एक साइंस का प्रयोग किया और मैंने उसको पेटेंट करवा लिया, तो वो मेरी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपने बताना है WIPO का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? जिनेवा में है। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसका हेडक्वार्टर आपने बताना सर मैड्रिड के अंदर है, स्पेन में, ठीक है ना। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। जवाब इसका क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। द चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आमोसी एयरपोर्ट भी कहा जाता है, आमोसी एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आमोसी एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये लखनऊ में है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ठीक है ना। और इसको सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है, सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है, नवाब, ठीक है, नवाबों का शहर कहा जाता है। और एक बात सुनना, जैसे पंजाब में फुलकारी कढ़ाई होती है ना, फुलकारी, उसी प्रकार चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, अगर क्वेश्चन आ गया चिकनकारी, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी ये कहां की फेमस है? तो आपने बताना लखनऊ की फेमस है, ठीक है। तो जवाब आएगा लखनऊ। आगे देखो, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। आपको मैं बता दूं, राजा जी नंदा देवी, राजा जी नंदा देवी, गोविंद पशु गंगोत्री, उसके बाद में अगर आप बात करें गंगोत्री के बाद में जिम कॉर्बेट और वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, इनके नाम से आपको कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाए, राजा जी नंदा देवी, गोविंद पशु, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर, ये सारे के सारे उत्तराखंड के अंदर है,
ये सारे के सारे कहां पर उत्तराखंड के अंदर है। तो हर एक क्वेश्चन से देखो इससे अपने 6 क्वेश्चन बन गए, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन से आपने बहुत सारे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करी है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी जो क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।